हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हम जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है इंडिया से ऋषभ, जिनका यूट्यूब चैनल है मिशन कनेडा। तो आप ऋषभ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। तो यार हाय एवरीवन, आई होप आप सबके सब बिल्कुल ही ठीक हो गए, घर पे हो गए एंड सेफ हो गए कोरोना के टाइम पे। तो मेरा नाम है ऋषभ बब्बर एंड आज मैं प्रियांशु जी के चैनल पर आ रखा हूँ, प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम कनाडा के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे एंड एकदम स्क्रैच से बात करेंगे कि कैसे एक बिगिनिंग, मतलब किसी बंदे को कोई भी नॉलेज ना हो कनाडा के बारे में, वो इस यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करेगा तो उसको मतलब सारी की सारी जस्ट छोटी छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ उसको पता लग जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यार जैसे हम लोग अपनी क्लास 12th पूरी करते हैं या फिर इवन ग्रेजुएशन पूरी करते हैं और हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हमारे को कनाडा जाना है या फिर इवन किसी भी कंट्री में जाना है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है प्रियांशु से कि आपके दिमाग में क्यों कनाडा आया एंड कोई और कंट्री क्यों नहीं आई एंड व्हाई कनाडा। तो अकॉर्डिंग टू मी कनाडा इसलिए बेटर है, बेटर नहीं कह सकते, लेकिन हर एक कंट्री अपने आप में बेटर है, ठीक है। सभी कंट्रीज बढ़िया हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि सभी कंट्रीज अपने आप में ही बढ़िया है। सभी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो कनाडा मैंने इसलिए आया क्योंकि मेरी जो स्टोरी है, मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया जाना था। मेरा बेस्ट फ्रेंड था अमन चौधरी, तो अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। उसको 5 साल हो गए, वो अभी तक वो ना पीआर हुआ ना सिटीजन। उसने 2 कोर्सेज लिए हैं, मतलब 3-3 साल के उसने 2 कोर्सेज बाय किए, मतलब 3 साल के 2 कोर्सेज अभी तक कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है, मैंने वहां से, उसने मुझे ये सजेस्ट किया था यार यहाँ पे ना थोड़ा सा मुश्किल होता है सेटल होने में, पता नहीं इनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन कनाडा में क्या है कि अगर आप आते हो 12th के बाद आते हो या ग्रेजुएशन के बाद आते हो, तो फिर आपको कुछ स्टेप्स या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उसके अंडर, उस कैटेगरी के अंदर जॉब करते हो, एनओसी कोड के अंदर जॉब करते हो, तब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पीआर होती है। लाइक पीएनपी के थ्रू आप, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू आप पीआर लगवा सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी। इन द क्रक्स मैं कहता हूँ यहाँ पे बंदा थोड़ा जल्दी सेटल होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मुझे अदर कंट्रीज की नॉलेज नहीं है, मैं कनाडा रह रहा हूँ तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ। तो लोग सेटल होना चाहते हैं, ज़्यादा जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहते हैं। जो जल्दी सेटल होगा वो अपना फ्यूचर जल्दी बना पाएगा, उसको कोई डर नहीं रहेगा यार मुझे वापस भेज देंगे, वो अपना फ्यूचर आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए कनाडा प्रेफर किया, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं थी। सभी कंट्री बढ़िया है, मैं पहले भी कह रहा हूँ सभी कंट्री बढ़िया है, अभी भी कह रहा हूँ सभी कंट्री बढ़िया है। आपकी मर्जी, आपको कहाँ जाना है। तो वेरी वेल सेड यार प्रियांशु, सभी कंट्रीज की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं, बट इतना तो मुझे भी थोड़ा नॉलेज हो गया क्योंकि मैं कनाडा आने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मैंने भी रिसर्च करी है कि कनाडा में जो पीआर वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन प्रियांशु मेरा आपके लिए ये है कि मतलब जैसे कोई बच्चा स्कूल में है, राइट, अभी उसने मतलब वो सोच रहा है कि मतलब 11th-12th में आ गया वो, बट वो सोच रहा है कि अब उसको कनाडा जाना है, उसको बाहर जाना है, मतलब उसने अपना एम बना लिया कनाडा जाने का, बट वो कन्फ्यूज है कि उसको मतलब 12th के बाद जाना चाहिए कनाडा या फिर उसको ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए या फिर इवन मास्टर्स के बाद जाना चाहिए। तो क्या आपकी सजेशन है आपका। तो पीआर पर्सपेक्टिव को लेके चलेंगे हम यहाँ पे। मतलब किसी बंदे का जो मेन एम है वो पीआर है, ठीक है, एंड बजट उसका कम है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में भी यही सारी चीज़ें चलती आई हैं शुरू से ही। तो अब प्लीज़ आप इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। तो मिडिल क्लास फैमिली की बात हो रही है, तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मैं भी कोई मतलब इतना रिच नहीं हूँ, लाइक मेरे पास घर में कार वगैरह नहीं है। तो मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी हूँ। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी, मेरी जो सोच है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अपनी सोच बताता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो 12th के बाद आने का मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ क्यों नहीं रिकमेंड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऋषभ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप 12th में होते हो तो आपकी मंथली कितनी पॉकेट मनी होती होगी। देखो यार प्रियांशु, मैं अपनी बात करूं तो मतलब जैसे ट्यूशन वगैरह जाना तो खर्चे के लिए लाइक 20-30 रुपए दिन के मिल गए, वो भी कभी मिले कभी नहीं मिले, बस यही रहता था अपने टाइम पे। तो ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ, जो बंदा अभी 2000 रुपीज खर्च रहा है मतलब मंथ के, अगर उसको $670 जीआईसी आती है, तो मनी मैनेजमेंट एक नाम की चीज होती है जो नहीं होती है। मैं सच बताता हूँ, नहीं होती लोगों में ये होता है। 12th के बाद क्या होता है, अगर बुरा मानेंगे, आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड, मैं पहली सॉरी बोल रहा हूँ अगर आप बुरा मानते हो। अगर आप 12th के बाद आओगे तो आपके अंदर थोड़ी समझ नहीं होगी, बचपना सा होगा। मैं आपको सच बताता हूँ, बचपना होता है।
आप मानो या ना मानो, जब मैं 12th में था, मैं भी बहुत बचपना किया करता था। मैंने ग्रेजुएशन आके मैंने लोगों को फेस किया, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से टैकल किया, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम से टैकल किया है। और कई बार मैं मतलब ऐसे सिचुएशन में जा चुका हूं कि जहां पे मैंने 2 4 दिन तक खाना नहीं खाया, पर मैं इतना ब्लेस्ड था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे जब मैं इंडिया में था कॉलेज के टाइम पे। मैंने अपने पेरेंट्स से बातें शेयर किया। लेकिन अगर आप आ गए, ठीक है, आ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी इमोशनल फीलिंग्स पे बात करता हूं। जब आ गए तो 12th के बाद क्या होता है, मन जो होता है हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है, मानो या ना मानो। ठीक है, कोई भी बहला फुसला के आपके साथ फ्रॉड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा बच्चे डर भी जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन से कॉल आती है जो कि फेक होती है कि हमने आपका सिन नंबर मिसयूज हुआ है, प्लीज आप अपना सिन नंबर दे दीजिए। तो फिर सिन नंबर वो दे भी देते हैं और उनके साथ फ्रॉड होता है, उनका सिन नंबर मिसयूज हो जाता है। उनका मतलब जो फ्यूचर गोल होता है वो उस पर फोकस नहीं करते, बहुत सारे स्मॉल अट्रैक्शंस ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। अब मैं बताता हूं आपको क्या है, पीआर के पर्सपेक्टिव से बताता हूं। पीआर लेनी है, अगर आपको पीआर लेनी है 12th के बाद, तो मुश्किल क्यों आती है? ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जॉब का, ना आपके पास कोई इंडियन कोई ऐसी एजुकेशन है जिसके आपको पॉइंट्स मिल सके, ना आपको पता है कि कैसे रिज्यूमे देना है, कैसे रिज्यूमे बनाना है, कैसे लोगों से बात करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि 12th क्लास में क्या है, क्लास से घर, घर से क्लास, स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही होता है ना। तो स्कूल से घर, घर से स्कूल। और कॉलेज लाइफ में क्या होता है, आप डिफरेंट लोगों से मिलोगे, कई बार लेक्चर होता है, आप डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस करोगे, आप मतलब खुद सोशल होगे ज्यादा। आपके पास बाइक होगी, आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो आपके पास डेफिनेटली कोई व्हीकल जरूर होगा, आपको व्हीकल चलाना आता होगा, आपको सारा एक्सपीरियंस होगा एक चीज का। ठीक है, लेकिन आप 12th के बाद आते हो, आपको कुछ समझ नहीं होती है, मानो या ना मानो। सॉरी अगर बुरा लग रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे भी समझ नहीं थी, मैं खुद कह रहा हूँ। मैंने 12th में इतनी बड़ी गलतियां की है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, और ठोकरे खा खा के इंसान सीखता है। जब तक आपको कोई भी मतलब बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप नहीं सक्सेसफुल बन पाओगे अपनी लाइफ में। बैड एक्सपीरियंस होगा तभी जाके आप फ्यूचर में अपना देख सकते हो कि हाँ, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पता है और इसके सर्कमस्टांसेस मुझे पता है और इसको कैसे टैकल करना है ये भी पता है। आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लोग मिलेंगे, कई आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, कई आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले भी मिलेंगे और फ्रॉड करने वाले भी मिलेंगे। और यहाँ के जो एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, जैसे किसी बंदे ने 12th की 3 साल की फीस पे मतलब 3 साल का कोर्स किया, उसके बाद उसके पॉइंट्स नहीं बनते हैं, तो यहाँ पे होता है पीएनपी प्रोग्राम, LMIA होती है, जॉब ऑफर लेटर्स होते हैं जो $30,000 to $40,000 में बिकती है। एजेंट्स एक्ट ऐसे इंटरमीडिएट करते हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एंड अ स्टूडेंट। वो 30 to 40,000 मांगते हैं स्टूडेंट से। अब बच्चे ने 12th की होती है और घड़ी चल रही होती है कि यार वापस ना जाना पड़े, तो वो उन्हें नॉलेज नहीं होती कि पीआर कैसे ली जाती है। उन्हें ये नॉलेज है कि हाँ बस पैसे लगाओ, पैसे दो, $14 पे काम करो, कभी कभी $10 पे काम करो एम्प्लॉयर से, आपको पीआर मिल जाएगी, क्योंकि जॉब ऑफर लेटर तो मिली है, पीआर तो मिल जाएगी। पर जो आप $30,000 to $40,000 खर्च रहे हो वो आप बेफालतू के खर्च रहे हो। एक तो आप अपने एजुकेशन पे भी खर्च रहे हो, 3 साल के कोर्स में भी खर्च कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद $10,000 GIC, आने का खर्चा, इतना सारा एक्सपेंस लेके आप अप्रोक्सीमेटली कम से कम अगर बच्चा 12th के बाद आता है $40,000 तो वो खर्चता ही खर्चता है, इंक्लूडिंग GIC। ठीक है, तो अगर वो 30 to 40,000 वकील को दे देगा, LMIA मतलब मुझे ओंटारियो में पीआर चाहिए, अब वो कहेंगे चलो ओंटारियो में नहीं मिल रही, आप $15,000 पे करो, हम आपको नोवा स्कोशिया भेज देंगे। अब आपको नहीं पता यहाँ पे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, कई NOC कोड्स होते हैं, उस कोड के अंदर काम करो तो आपको पीआर मिल जाती है। और आपको पता नहीं है, जब आपको एजेंट भेजता है किसी दूसरे प्रोविंस में, आपको पता है वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम इंडिया से कनाडा आ रहे हैं, दूसरे वही सेम हमारे साथ होता है कि हम किसी को जानते नहीं होते, हम उस माहौल से वाकिफ नहीं होते। और एक और चीज होती है, NOC कोड का कभी नहीं पता होता है कब वो एक्सपायर हो जाए, कब वो पीआर उसके अंडर काम करने पे पीआर ना मिले, तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है। तो ये चीज है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता 12th के बाद।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे 12th के बाद क्यों नहीं रिकमेंड करता। पीआर के पॉइंट्स नहीं बनते और बंदा थोड़ा स्ट्रांग नहीं होता, उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता और उसको प्रॉब्लम्स को टैकल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा। तो प्रियांशु बिल्कुल ठीक बात है यार आपकी। एंड मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जो हम पैसे वहाँ पे पैसे खिलाएंगे या अपना ब्लैक में पीआर निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब ये पैसे हम अपनी इंडियन एजुकेशन पे भी तो लगा सकते हैं। हम इंडिया से अपनी ग्रेजुएशन क्यों ना कर लें। सेम डिट्टो आप करके उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो मास्टर्स के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं कनाडा में। अरे भैया अगर आपको नॉलेज होती ना, आप जो $30,000-40,000 खर्च रहे हो ना अपनी कैनेडियन एजुकेशन पे यहाँ पे आके पढ़ने के लिए, आप आराम से अपनी पीआर करवा सकते, डायरेक्ट आप पीआर आ सकते हो कनाडा। बट लोगों को नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है? क्योंकि एजेंट को अपने पैसे से मतलब है। जिस टाइम आपका वीजा लगा, एजेंट के साथ आपका धागा कट गया। एजेंट आपको नहीं बोलने वाला कुछ, एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको उसका पैसा, उसका कमीशन उसको मिल चुका है, उसे कोई नहीं लेना देना। और ये दुनिया ऐसी ही है, दुनिया को ये चाहिए कि हाँ इससे फायदा हो रहा है इस बंदे से, तो इससे पैसे ले लेते हैं। ये कॉलेज क्यों बढ़िया है? ये कॉलेज इसलिए बढ़िया है, एजेंट के मन में इससे मुझे ज्यादा कमीशन मिल रहा है। ये कॉलेज इतना घटिया है, इससे मुझे कम कमीशन मिल रहा है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा ये कॉलेज। तो ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो न्यू आ रहे हैं, चाहे आप 12th के बाद आ रहे हो चाहे ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो। आपको एजेंट के पास जाना है पर उसकी पूरी बातों पे ध्यान नहीं देना है। वो जो कॉलेज जॉब अपॉर्चुनिटीज बताएगा वो उस पर ध्यान नहीं देना, पहले वो आपको सुन लेना है, ठीक है। फिर घर आके आपको खुद सर्च करना है बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे, बेस्ट कॉलेज कौन सा है। जब आपको कॉलेज और प्रोग्राम श्योर हो जाता है, फिर आप एजेंट के पास जाके आपको कहना पड़ेगा कि मुझे इस प्रोग्राम, इस कोर्स के बारे में बताओ, मुझे इस कॉलेज के बारे में बताओ। अगर वो बता देता है तो वो सही है। अगर कहते हैं यार इसमें फायदा नहीं है, जबकि इंटरनेट पे सारे लिखा हुआ अच्छे रिव्यूज हैं, तो वो फ्रॉड है। ये ऐसे फ्रॉड करते हैं एजेंट, और बहुत लोग मॉम डैड को ऐसे फुसला देते हैं, कोई बात नहीं पीआर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। बट रियलिटी बताऊं, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। आके फिर यहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है ना, अब मैं वर्क परमिट पे आऊंगा, मुझे फील्ड जॉब ढूंढनी है, ठीक है। अब जब प्रेशर पड़ता है बंदे पे, वो फिर ऐसे स्टेप्स लेता है, कोई बात नहीं $15-20 हज़ार हम किश्तों में चुका देंगे, आप मेरी जॉब लगवा दो। मैटर ये नहीं करता आपको पीआर मिल रही, मैटर ये करता है पीआर के बाद कितने पे रेट पे काम कर रहे हो। आप $14 पे काम ना करो, $14 आपकी औकात $25 से $30 पर आवर काम करने की है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो $30 पर आवर कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं पैसे, ठीक है। आप ये ना सोचो कि मैं $14 पे ही काम करता रहूंगा। आप अपनी वैल्यू ना गिराओ। दूसरे लोग आपको बोलते रहेंगे कि यार ऐसा नहीं होता, ऐसे ही सिस्टम है यहाँ पे, बट आप अपनी वैल्यू कभी ना गिराना। आप अपना गोल फोकस करो कि हाँ मुझे मिल सकती है $30 पर आवर की जॉब। कैसे नहीं मिलेगी? आप भी तो इंसान हो, बाकी भी इंसान है, ठीक है। जो आपके अंदर है वो भी बाकी के अंदर है, ठीक है। आप भी $30 पर आवर कमा सकते हो। बिल्कुल राइटली सेड यार प्रियांशु। अपनी वैल्यू हमारे को कभी भी नहीं गिरानी चाहिए, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी अपनी वैल्यू क्या है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुतों को पता भी होगा इसके बारे में, बट स्टिल हम लोग एकदम स्क्रैच से हर एक चीज़ कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम पूछते हैं आइल्स एग्ज़ाम के बारे में कि आइल्स एग्ज़ाम क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था आइल्स एग्ज़ाम के साथ, एंड आप कोचिंग रेकमेंड करते हो या नहीं रेकमेंड करते हो, एंड आपने खुद ली थी या नहीं ली थी। तो आइल्स एग्ज़ाम तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। आइल्स एग्ज़ाम क्या है? एक यार इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। एक लैंग्वेज है, जरूरी नहीं जिसके 8-9 बैंड आ गए वो इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है वो उस लैंग्वेज से फेमिलियर था, वो नेटफ्लिक्स ऐसी मूवीज देखा करता था जिससे उसको पता है क्या फ्रेजेस यूज करता है बंदा, वो इंग्लिश गाने सुना करता था। तो मैं एक टिप देना चाहता हूं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है प्लीज अपना इन्वायरमेंट बनाओ इंग्लिश सीखने वाला। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, अगर आप किसी के सामने इंग्लिश में बात करोगे वो कहेगा ये अंग्रेज आ गया, ये अंग्रेज आ गया, बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं। तो इट्स बेटर टू डू मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस कैसे करो? आप अपने आप से ही कन्वर्सेट करो, उठ के कन्वर्सेट करो, अपने आप से बातें करो। आई होप मुझे पता है कि आप लोग ये सोचोगे यार ये क्या बेतुका सा टिप है, बट ये मैं ट्राई करता था और इसी से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और मैं कहीं भी जा सकता हूँ, चाहे मेरे सामने 500 बंदे हो, मुझे इंटरव्यू देनी हो, मैं आराम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो आइल्स एग्जाम इसलिए मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो खरीद लेंगे बैंड, हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे लगा के बैंड्स खरीद लेंगे। अब भैया चलो खरीद लोगे, आप कनाडा आ गए, अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना आएगा आप कैसे जियोगे यार? दूसरा पर्सन अगर आपको नहीं समझ पाएगा आप कैसे जियोगे?
इंग्लिश लैंग्वेज जो आइल्स एग्जाम है वो एक्ट ऐसे इंटरमीडिएट करता है, ब्रिज की तरह करता है एक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर बंदे को अपनी फीलिंग्स बतानी है, आप इंग्लिश में ही समझाओगे ना उसे, एक्सप्रेस करनी है सारी चीज़ें, तो ये मैटर करती हैं सारी चीज़ें। तो आइल्स एग्जाम में डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो अब तो जो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन के लिए ओवरऑल 6.5 बैंड्स है, नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल है, और जो +2 के बाद आ रहे हैं वो ओवरऑल 6 बैंड्स है, नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल है ऐसे। तो होप सो ये बढ़ भी गया होगा। तो ये मैं मतलब एक्यूरेट नहीं बता रहा, आप एक बार वेबसाइट पे जरूर चेक कर लेना। तो आइल्स एग्जाम के लिए आपको कोचिंग की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, उससे का मैं रीज़न बताता हूँ। घर पे बैठ के कोई भी ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन जब तक आपको कोई पर्सन आपको जज नहीं कर, आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पीकिंग टेस्ट देना है, ठीक है, आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट देना है, आपको नहीं पता लगेगा कि आप कहाँ गलती करो, चाहे आप घर में जितनी मर्जी मेहनत करो, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए कोचिंग के लिए। तो मैं कोचिंग सेंटर्स ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, वो तो खुद की लगन होती है। कई लोग एक बार में क्रैक कर लेते हैं, कई लोग 5-5, 6-6 बार भी ट्राई करते, क्रैक नहीं कर पाते। रीज़न ये होता है वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, वो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते कि ये एक सब्जेक्ट है, इसमें हमने टॉप करना है। जबकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे आप हिंदी बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बेबी है, अगर वो इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में रह रहा है उसे इंग्लिश बोलना आएगा, अगर तेलुगु वाले इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसे तेलुगु बोलना आएगा। तो आप इन्वायरमेंट अपना चेंज करो, और ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये दिमाग से हटा दो कि यार ये बहुत टफ है, लैंग्वेज है ये, ठीक है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी बोल सकता है, इट्स ईजी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, और मेरा एक्सपीरियंस ये था, मेरे तो 6.5 बैंड्स आए थे ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 इन मॉड्यूल। मैंने पहली बार क्रैक किया था, तो मैंने कॉलेज के बाद दिया था, और मुझे टाइम लगा था, 1 मंथ के बाद ही मैंने एग्ज़ाम दिया था। और आइल्स का जो सर्टिफिकेट होता है आई थिंक 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है ना, तो 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है शायद। तो फिर मैं तो यही कहूँगा, रिकमेंड यही करूँगा, क्योंकि आइल्स अगर आप अच्छे से अभी पढ़ लोगे ना, अभी कर लोगे अच्छे से आइल्स एग्ज़ाम, आपको मतलब उसे डेली रूटीन में यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, सिनोनियम्स को, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जब आप आओगे फ्यूचर में, जब PR के लिए करोगे ना अप्लाई, अगर आपके 9 बैंड्स हैं ना, आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आपके 777 बैंड्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा, आपको PR लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। भले ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर ना हो, आपके पास अगर 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन के पॉइंट्स हैं, आपके पास इंडिया से भी अगर कोई एक्सपीरियंस है, प्लस आपके आइल्स में 777 बैंड्स हैं या 9 बैंड्स हैं, तो आपको PR मिल जाएगी। आपको $30,000-40,000 खर्चने की ज़रूरत नहीं, $15,000 खर्चने की ज़रूरत नहीं, किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं। आप अपने दम पे PR होगे। जब आप अपने दम पे PR होगे, वो खुशी बहुत ज़्यादा होगी, और आप दूसरों को भी रिकमेंड करोगे, क्योंकि जो बंदा PR पैसे दे के होता है, वो दूसरों को भी रिकमेंड वही करेगा कि मैं तो भैया पैसे दे के हुआ था, तू भी करा ले, बहुत ईजी है, इन चक्करों में फंसने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, तू जॉब ऑफर लेटर करवा ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आइल्स के एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है मेरे ख्याल से तो, बट स्टिल बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है एंड बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं इसके ऊपर। लाइक ब्रिटिश काउंसिल वर्सेस IDP, किसके थ्रू एग्ज़ाम आपने दिया, एंड कौन सा ज़्यादा आसान होता है, किस में बैंड ज़्यादा आते हैं, एक बार ये मिथ भी आप दूर कर दें सबका। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो 2 कॉलेज है, एक कॉनेस्टोगा कॉलेज है, एक शेरिडन कॉलेज है, ठीक है। एक स्टूडेंट कोई भी कॉलेज चूज कर सकता है। एक स्टूडेंट कॉनेस्टोगा कॉलेज गया, वहां से फेल हो गया, एक वही सेम स्टूडेंट शेरिडन कॉलेज गया, वहां से पास हो गया। तो वो स्टूडेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? शेरिडन बढ़िया, कॉनेस्टोगा घटिया है। तो सेम ब्रिटिश काउंसिल एंड IDP 2 ऐसी जो है जो आइल्स एग्जाम करते हैं, ठीक है, एग्जाम लेते हैं लोगों का। तो फिर क्या है इसका, ये दोनों सेम है, चाहे आप IDP करो चाहे ब्रिटिश काउंसिल से करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, अगर मैंने IDP से पास हो गया, मैं कहूँगा यार IDP बढ़िया। अगर मैं ब्रिटिश काउंसिल से भी पास होऊंगा, मैं कहूँगा दोनों बढ़िया। अगर मैं दोनों में फेल होऊंगा, मैं कहा यार आइल्स करने का फायदा नहीं है, होता है तो है नहीं, दोनों मुश्किल है। तो ये पर्सन पे डिपेंड करता है और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, वो उस इंस्टीट्यूशन को क्या प्रेफरेंस देता है, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सन से मिलोगे, वो कहेगा IDP बढ़िया है, क्यों? क्योंकि मैंने IDP से एग्जाम दिया, मेरा क्लियर हो गया। अगर भाई वही बंदा ब्रिटिश काउंसिल से भी एग्जाम देता, वही क्लियर होता, वो भी कहता ब्रिटिश काउंसिल बढ़िया है। तो दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं।
ठीक है, तो आई होप आप सबका लाइक ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। लाइक बहुत लोगों को शुरुआत में कन्फ्यूजन होती है, लाइक मुझे भी थी, मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी, बट आई थिंक प्रियांशु ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, एक बिल्कुल ही राइट एग्जांपल पोर्ट्रे करा है प्रियांशु ने, एंड बिल्कुल ही इजीली आपको लाइक समझा दिया है। सो प्रियांशु, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहता है लाइक कंसल्टेंसीज़ के ऊपर कि खुद अप्लाई करना चाहिए या एक कंसल्टेंसी पकड़ लेनी चाहिए हमारे को। एंड आपने कंसल्टेंसी ली थी या नहीं ली थी, एंड आपकी क्या प्रेफरेंस रहती है, एंड आपका क्या टेक है इसके ऊपर? मेरे अकॉर्डिंग खुद अप्लाई करना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, अगर जरा सी भी आपकी डिटेल्स गलत चली गई एम्बेसी के पास, तो उस पर रिकवर कराने का बहुत ही मुश्किलें आती हैं। ठीक है, इट्स बेटर इसमें पंगे ना लिए जाएं, क्योंकि ये इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप करके आए हैं, अगर वो तो अपने आपकी चॉइस है, इसमें सिर्फ टोटली आपका रिस्क है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने गलत कोई इन्फॉर्मेशन भर दी, आप डिटेल्स भर के, जो आएगा वो तो कह देगा कि मैंने खुद अप्लाई किया, तू भी कर ले, पैसे बचेंगे। तो मैंने तो खुद अप्लाई नहीं किया था, मैंने एजेंट से कराया था, मैंने AECC ग्लोबल से करवाया था। तो मेरा रीज़न ऐसा क्यों था, क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं, $0, कोई चार्ज नहीं लिया। मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मैं IDP गया। IDP मैंने अप्लाई किया फेंगशुई कॉलेज में, और फेंगशुई कॉलेज में अप्लाई किया, उसकी ऑफर लेटर आई नहीं, तो मैंने कॉनिस्टोगा कॉलेज में अप्लाई किया थ्रू AECC ग्लोबल, तो वो चार्ज नहीं करते। तो मैंने उनसे अप्लाई करवाया, तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशंस की कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं एक टिप देना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको एजेंट बोले कि इतनी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस का मतलब वो उनके जेब में जा रहा है। अगर आप 20,000 प्रोसेसिंग फ़ीस दे रहे हो, वो उनकी जेब में जा रहा है, वो आपका मतलब कोई यूज़ नहीं हो रहा। और फाइल फ्री में लगाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, कोई चार्ज नहीं करते। जैसे AECC ग्लोबल क्यों फ्री में क्यों लगा रहे हैं, इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, इनको ऑलरेडी कमीशन आ रहा होता है। जिनको ऑलरेडी कमीशन आ रहा है, वो अगर किसी से पैसे लेंगे वो तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इन टाइड अप होते हैं इनका डिफरेंट कॉलेजेस से। ठीक है, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं होती पैसे लेने की, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है 20,000 प्रोसेसिंग फ़ीस और 40,000 रुपये जब वीज़ा लग जाएगा उसके बाद देने, वो सारा आप उनको दे रहे हो पैसे, ये दिमाग में रखना। ठीक है, अगर आपको पता करना है, जब वो बोले प्रोसेसिंग फ़ीस, आप बताना कैन यू शो मी द डिटेल्स कि कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं मेरा, कहाँ कहाँ। और मुझे अपने पैसे का पता था मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑफ़र लेटर, फॉर्चुनेटली मुझे $100 नहीं देने पड़े ऑफ़र लेटर के। अब $100 चार्ज होता है आई गेस ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के, कॉनिस्टोगा कॉलेज के। फर्स्ट मैंने ऑफ़र लेटर अप्लाई की, ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के बाद फ़ीस पेमेंट की। फ़ीस पेमेंट मैंने कैसे की, फ्लाई वायर के थ्रू। फ्लाई वायर वो बहुत कम परसेंटेज पैसे काटता है। ठीक है, वो डायरेक्ट हमें ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है कि हमारी फ़ीस गई है कि नहीं, हमें रिसिप्ट नंबर मिल जाता है, हमें उसकी रिसिप्ट मिल जाती है। तो मैंने फ्लाई वायर के थ्रू फ़ीस पे की, मैंने GIC खुद भरी, मैंने एम्बेसी फ़ीस खुद भरी 7200 रुपीज़। तो इन द क्रक्स मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ये ना हो कि आप पैसे दे दो एजेंट को, कर या जो करना तूने कर, मुझे कनाडा जाना है। कभी भी ऐसी हरकतें ना करो। ठीक है, मैच्योरिटी वाली हरकतें करो कि हाँ मुझे पता है मैं कहाँ कहाँ पैसा लगा रहा हूँ। इससे क्या, इससे दो बेनिफिट होंगे, इससे आपको पता है कि आप कहाँ कहाँ पैसे लगा, सेकंड आप दूसरे को गाइड कर सकते हो जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप स्प्रेड करोगे अवेयरनेस, जो कि अवेयरनेस नहीं है। लोगों की नज़रों में ये कि कनाडा जाना बस पैसा चाहिए, पैसा ही सभी मैटर नहीं करता कि पैसा दे रहे, मैटर तो करता है बट आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीज़ा लगवा लो, पैसा बाद में दे देना। तो वो क्या करते हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज में भेज देंगे जहां पे आपका वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपको वर्क परमिट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जब भी आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करो, अपना वो कॉलेज जरूर चेक करो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट आ रहा है, ताकि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिले। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स के प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं कनाडा में, मानो या ना मानो। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, मुझे बोला कि भाई ये इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, इन्होंने मुझसे 15 लाख रुपए लिया है, मुझे GIC भी नहीं दी। ठीक है, इन्होंने मेरी GIC भी नहीं कराई, और इन्होंने मतलब जो फीस थी इन्होंने सिर्फ एक सेमेस्टर की भरी, और एक सेमेस्टर की भरने के बाद इन्होंने मेरी एयर टिकट बुक करी, जो 5 लाख का खर्चा था, सिर्फ 5 लाख का खर्चा था, और एक बुद्धू बना के 15 लाख रुपए ठग लिए। अब वो बंदा इधर उधर घूम रहा था, उसकी किसी तरह हेल्प की गई, अथॉरिटी से बात करके हेल्प की गई, उसने फिर अपना कॉलेज चेंज किया, फिर आप उसको दोबारा से पैसे देने पड़े।
फॉर्चुनेटली वो बंदे के पास पैसे थे। अगर आप लोन लेके आ रहे हो, आप अगर उस प्लेस में होते फिर आप क्या करते? तो ये चीजें बहुत ही सीरियस मैटर होता है। एजेंट की नजरों में पैसा है आपके लिए, आपकी नजरों में वो ड्रीम है। एजेंट की नजरों में ये कनाडा भेजना उनके लिए पैसा है, ठीक है। ये दो परसेप्शन समझना ध्यान से। और जब भी आप कभी जाते हो प्लीज अपने आप को अटेंटिव रहो, वो चीजें बिल्कुल आप शेयर करो और उनसे पूछो भैया ये कॉलेज क्यों बेटर है और ये कॉलेज क्यों खराब है, मुझे बताओ, इसके बीच में डिफरेंस बताओ। यू आर द एजेंट। एजेंट और काउंसलर में बहुत डिफरेंस होता है। एजेंट आपको सिर्फ ठगेगा, ठीक है। काउंसलर आपको एडवाइस देगा, आप जितने मर्जी कोशिश दो उसका एडवाइस देगा। जो काउंसलर होता है उसको सारा पता, वो मेंबर होता है, कॉलेज के तरफ से मेंबर होता है कि वो स्पेसिफिक कॉलेज का मेंबर होता है वो, तो वो बता देता है कि हाँ ये चीजें हैं, ये इसलिए इससे वर्क परमिट मिल जाएगा, ये ठीक है। और पीआर, अगर कोई एजेंट कहता है कि आपको ये कोर्स करके पीआर मिलेगी, टोटली अनएक्सेप्टेबल है, टोटली झूठ है। पीआर कभी भी ये नहीं देखती आपने डिप्लोमा की है या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट किया या डिग्री की है, ये तीन चीजें कभी पीआर नहीं देखती। परमानेंट रेजिडेंसी ऐसे नहीं मिलती, इसका अलग प्रोसेस होता है। जैसे वीजा अप्लाई करने का अलग प्रोसेस होता है, वैसे ही परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने का अलग प्रोसेस होता है। दोनों को मिक्सअप करके एजेंट आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो प्रियांशु ने बहुत सही से समझाया है कि लाइक कैसे सब कुछ करना है एंड कंसल्टेंसी के ऊपर बिल्कुल सही तरह से लाइट डाली है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हम कितने कॉलेजेस में अप्लाई करें। लाइक कनाडा के लिए अगर हम कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो लाइक हम कितने बैकअप ऑप्शंस लेके चले एंड हम एक बारी में कितने कॉलेजेस में अप्लाई करें, क्या नंबर होना चाहिए वो, एंड आपने खुद कितने कॉलेजेस में अप्लाई करा था? मैंने बस 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, फेंशुआ और कॉनिस्टोगा। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने कॉनिस्टोगा क्यों चूज़ किया, तो ये तो सिर्फ मुझे ऑफर लेटर पहले आ गई थी तो मैं कॉनिस्टोगा आ गया, अदरवाइज मैं फेंशुआ चला जाता। तो ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है मेरी तरफ से। मैं अपने आप को पूरा जिम्मेदार मानता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की। बट मैंने कोर्स जो चूज़ किया वो मैंने आईटी फील्ड का चूज़ किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो वो मेरे लिए बेटर रहा। जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो अभी मैं कोर्स करूँ, मेरी 2 महीने में स्टडी खत्म हो जानी है, फिर मैं वर्क परमिट पे आऊँगा। तो मुझे आईटी फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, हो सकता है मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी वही शेयर करूँगा। तो फिर मेरा तो यही था। तो अगर आपने अप्लाई करना है, अगर आपकी जो प्रोफाइल बढ़िया है, ठीक है। अब ये नहीं है आप लूडो वगैरह ऐसी लॉटरी नहीं खेल रहे हो, ठीक है, कि सभी जगह अप्लाई कर देते हैं, कोई भी लग गया तो हम कनाडा चले जाएंगे। भैया आप पैसे लगा रहे हो, आपको रिसर्च करनी है उस कॉलेज पे, वो कॉलेज पे रिसर्च करो, वो कोर्स पे रिसर्च करो। अगर वो मैच करता है गो फॉर इट। ये नहीं कि भैया 10 जगह अप्लाई कर देते, कोई बात नहीं, कहीं से भी ऑफर लेटर आए फिर यहाँ से चूज करेंगे, ये बेटर है ये बेटर है। वही चीज आप पे करके ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो, आपको 10 ऑफर लेटर आ गया, आपने पे कर दिए पैसे, अब आप चूज करो कि ये कॉलेज में जाऊं कि ये कॉलेज में जाऊं। ये सरासर बेवकूफी एक नंबर की। आपको क्या करना है, पहले ही 10 कॉलेज की लिस्ट निकालनी है, टॉप 10 कॉलेजेस इन ओंटारियो, क्यूबेक, कोई भी प्रोविंस में, ठीक है। उस कॉलेज में चूज करना है, कोर्सेज देखने हैं, वही सेम कोर्स दूसरे कॉलेज में देखना है, फिर फीस कंपैरिजन करना है, फीस इसमें ज्यादा इसमें कम है। कई कॉलेज प्रोवाइड करते हैं वही कोर्स जो एक साल की फीस होती है उनकी $20,000, दूसरा कॉलेज प्रोवाइड करता है $15,000 और डिफरेंस कुछ नहीं होता। दोनों डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, दोनों से पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। तो होमवर्क करना सीखो गाइस। ये नहीं है कि आप लॉटरी नहीं खेल रहे हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कई बार फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ठीक है, और लाइफ के सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप सक्सेसफुल बनोगे लोग सारे आएंगे आपके पास, लेकिन अब जब फेलियर होगे ना, कोई नहीं पूछने वाला आपको। इसलिए आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, उस डिसीजन पे स्टिक करो कि हाँ मुझे इस कॉलेज जाना है और ये कोर्स करना है। कैसे नहीं मिलेगी, अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया, आपके अच्छे बैंड्स हैं, आपको खुशी खुशी मिल जाएगा वो कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, लाइक प्रियांशु के चैनल पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर टॉपिक में बहुत डिटेल में वीडियोस बन रखी है। तो प्रियांशु अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक डाल देगा। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो आप इनके लिंक में एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। एंड एक बार आप मेरा चैनल भी ज़रूर देख लेना। लाइक मैं भी एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हूँ जो अभी इंडिया में ही है एंड वो लाइक अपनी जर्नी परस्यू कर रहा है कनाडा आने की एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो एक बार आप मेरा चैनल भी ज़रूर कंसीडर कर लेना, एक बार देख ज़रूर लेना मेरे चैनल को।
तो मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, व्यूवर्स को सभी को इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप इसके चैनल को सब्सक्राइब क्यों करो, मैं बताता हूँ। क्योंकि आप इससे एक्सपीरियंस लोगे, ये बंदा क्या क्या कर रहा है, इसको क्या परेशानी आएंगी, एक एक चीज़ ये आपसे शेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि इसने कनाडा आना है, ठीक है, इस भाई ने कनाडा आना है। तो ये जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा 6 महीने का क्या एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस क्या है, तो ये इंडिया टू कनाडा जब व्लॉग बनाएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन देगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दिल से कहता हूँ सब्सक्राइब करो ऐसे लोगों को, ये लोग आप लोगों की हेल्प करने के लिए बने। तो ये भाई ने ही मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भाई Q&A बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और मेरा यही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अब इसका सेकेंड पार्ट इनकी वीडियो पे आएगा, और जो इनकी वीडियो देखेगा जो इंडिया में, उन्हें पता लग जाएगा सारे प्रोसीजर के बारे में, और फर्स्ट पार्ट मेरी वीडियो में आएगा।